नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीआरसी एग्जाम प्रेप पर। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के पेपर का एनालिसिस करेंगे जो हुआ था 15 अक्टूबर 2022। शिफ्ट नंबर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का 15 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें टोटल जीके जीएस के 40 प्रश्न है। करंट अफेयर्स को हटा दिया गया इसमें से। तो टोटल 40 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में जिक्र करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के भी हम लोग इसमें एनालिसिस उसका भी जिक्र कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से, और सभी क्वेश्चन बाइलिंगुअल में है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? हरित क्रांति, तो हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा क्या? रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, हाँ उसके साथ थे। उच्च उपज देने वाली किस्मों और सिंचाई, ये इसके क्या थे? हिस्सा थे। मतलब इसको उसमें प्रोत्साहन देना था। तो हरित क्रांति, तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। हरित क्रांति, हरित क्रांति का जनक बात करें कि हरित क्रांति का जनक भारत में कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और इनको भारत रत्न मिला है। इनको 2024 में भारत रत्न मिला मरणोपरांत। जिनकी मृत्यु हो गई थी ये 23 सितंबर 23 28 23 नहीं 28 सितंबर 2023 को, 28 सितंबर 2023 को इनका डेथ हो गया था 2023 को, और इनको मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न दिया गया। और पूछे कि वर्ल्ड वाइड कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक विश्व में पूछे, नॉर्मन ई बोरलॉग भारत में पूछे एम एस स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न मिला था। 2024 में भारत रत्न। और पूछे कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये प्रयोग किया था विलियम एस गॉन्ड ने। विलियम एस गॉन्ड ने इसका हरित क्रांति शब्द का उपयोग किया। तो हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई सन 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1967-68 में इसकी शुरुआत हुई। और हरित क्रांति का प्रभाव पूछता है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव यानी किस पे, कौन सी फसल पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ा था? तो गेहूं और चावल पे। भारत में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा सफल किस पे रही? गेहूं और चावल की फसल पे सबसे ज्यादा सफल रही। सबसे ज्यादा गेहूं फिर चावल पे सबसे ज्यादा सफल रही। और भारत में हरित क्रांति का प्रभाव पूछता है किस किस राज्य में सबसे ज्यादा था? तो पंजाब और हरियाणा राज्य। पंजाब, हरियाणा, उसके बाद हरियाणा के उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे एक बार समरी देख लीजिए। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, 2024 में भारत रत्न मिला वो भी मरणोपरांत। और विश्व में हरित क्रांति की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग को। और हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव गेहूं और चावल की फसल पर पड़ा। कौन से राज्य में? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो विलियम एस गॉन्ड ने इसका प्रयोग किया था। तो ये रहे रिलेटेड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन आप पूछे ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? हरित क्रांति पूछता है तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? देवनाम प्रियदर्शी, तो देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय का मतलब होता है कि देवताओं का प्रिय होता है। देवनाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय। और प्रियदर्शी का अर्थ होता है सुंदर दिखने वाला। तो ये शब्द किसके लिए प्रयोग किए थे? मौर्य सम्राट अशोक के, मौर्य सम्राट अशोक के लिए। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने कई शिलालेखों में यही उपनाम का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो पित्रादुरा शैली का प्रयोग ये किसके समय में? शाहजहां के समय में। किसके समय में? शाहजहां के समय में, जिसमें संगमरमर पर बहुरंगी पत्थरों की जड़ाई की जाती थी। इसका प्रमुख
प्रमुख उदाहरण की बात करें तो ताजमहल में दिखता है, ताजमहल के किले आसमान। तो पिट्ठाडुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का सबसे पहले उपयोग धातु युग, मेटेलिक युग में हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, ताम्र युग भी बोलते हैं। ताम्र युग में, ताम्र युग बोले तो कैलकोलिथिक एज में, कैलकोलिथिक एज में। नेक्स्ट है, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी सीमित न रखने के लिए, अर्थात उसको बोला था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। कमला देवी चट्टोपाध्याय एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी। उन्होंने ही, ये एक महिला है, इन्होंने ही आग्रह किया था कि महिलाएं भी आंदोलन में भाग लें, जिसके बाद महिलाओं की भी भागीदारी संग्राम में शामिल हो गई। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो तब भारत पर मुगल सम्राट उस समय कौन था? अकबर मुगल सम्राट का शासक उस समय चल रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी तो भाई 16वीं आती है, 1600 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट है, भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी, विनोबा भावे के द्वारा की गई थी और 1951 में की गई थी। 1951 में आंध्र प्रदेश से विनोबा भावे के द्वारा, जिसमें उन्होंने लोगों से स्वेच्छा से भूमि दान करने की अपील करते थे। वे लोगों से स्वेच्छा से भूमि दान करने की अपील करते थे ताकि क्या हो सके, गरीबों को जमीन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर या राजगृह में किया गया था। राजगीर या पहले इसका क्या नाम था? राजगीर वर्तमान में राजगीर है। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया और उस समय शासक काल कौन था? शासक का अजात शत्रु के शासन, अजात शत्रु के शासन, अजात शत्रु। और दूसरी की बात करें तो दूसरी भी वैशाली में किसके समय में? काला शोक के समय में। किसके समय में? काला शोक के समय में की। और तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुई। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में और अशोक के समय में हुई। अशोक के शासनकाल में हुआ तीसरी बौद्ध संगीति। और चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ। कुंडलवन कश्मीर में किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी वैशाली में कालाशोक, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए दिल्ली चलो का नारा उसने दिया था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति पहली बार राष्ट्र और नागरिकता की अवधारणा को जनता के सामने लाया। इसमें क्रांति ने दुनिया भर में राष्ट्रवाद की लहर को जन्म दिया था। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के समय में हुई थी। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो सरकार के
किस अधिनियम से? सरकार के भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1935 के तहत सिंध को क्या हुआ था? बंबई प्रेसिडेंसी से अलग करके, भारत सरकार ने 1935 के तहत सिंध को बंबई प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। बंबई से किसको? सिंध को अलग किया गया था, एक अलग प्रांत बनाया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का आंसर सही है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। किस पे आधारित है? पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है और भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? आर्थिक कारण पूछा है, शहरीकरण आर्थिक कारण है, खनिज आर्थिक कारण है, औद्योगिकरण नहीं, शहरीकरण, मिनरल, जल की उपलब्धता और इंडस्ट्रियल। तो जल की उपलब्धता जो है एक प्राकृतिक कारण है, जबकि शहरीकरण, खनिज और औद्योगिकरण ये आर्थिक कारण है। तो जल की उपलब्धता आर्थिक कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 8,848 मीटर ऊंची है। 8,848 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान अक्टूबर की गर्मी, अक्टूबर हीट के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी विकासशील अवस्था की प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किससे संबंधित होती हैं? तो वे प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी होती हैं, प्राथमिक सेक्टर से जुड़ी होती हैं, जिसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन जैसे प्राथमिक क्रियाएं केंद्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी क्या है? कोसी नदी बार बार बाढ़ और मार्ग बदलने के कारण बिहार में बहुत बड़ा विनाश का कारण बनती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसको बोलते हैं? कोसी नदी को, क्योंकि वहां पे बार बार बाढ़ आ जाती है और इसका ये नदी हमेशा मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण बिहार में बहुत विनाश होता है, तो इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दी गई थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल योजनाएं तो योजना आयोग बनाता है, लेकिन स्वीकृति कौन देता है? कौन देता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब इसके स्थान पे यानी कि पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2014। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? तो वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार क्या करता है? केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी सर्वोच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसका प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 में
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति, योग्यता और कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ और बात करें तो हाई कोर्ट क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 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 32 अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 232 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के तहत और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीना जाता है, हरण किया जाता है, तो रिट याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम संसद द्वारा एक विशेष अधिनियम पारित करके स्थापित किया गया है? तो वो कौन सा सरकारी, एकल या सांविधिक निगम? तो सांविधिक निगम जो है, सांविधिक निगम एक विशेष अधिनियम द्वारा पारित होते हैं। ये किसी विशेष अधिनियम द्वारा पारित होते हैं, जैसे कि आरबीआई, ये किसी विशेष अधिनियम द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो भारत की कार्यपालिका में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। भारत की कार्यपालिका में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। इसमें राष्ट्रपति शामिल होता है। राष्ट्रपति, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, और उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, और प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद, कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? वाणिज्यिक बैंक नहीं है पूछा, इनमें से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ये क्या है? एक क्या है? एक वित्तीय बैंक है जो लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? पूछा है, जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार ऑक्सीजन, मीथेन, ग्रीन हाउस गैस या पैक्ड नेचुरल गैस? तो मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? मीथेन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। ये एनएचआरसी के अंतर्गत, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी यानी स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, जो किसी भी मंत्रालय ये किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। जी क्या है? इसे संसद द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया है। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसके अधीन आता है। तारों का रंग, द कलर ऑफ स्टार निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उनके सतही तापमान पर निर्भर करता है। उनके तापमान पर निर्भर करता है। तापमान, उनके तारों का तापमान यदि उनके सतह का तापमान यदि अधिक गर्म होगा, अधिक गर्म होगा, तो क्या होगा? तो कौन से कलर में दिखते हैं? नीली कलर में दिखते हैं। और थोड़ा सा मध्यम यानी कि हल्का गर्म होगा तो वे पीले दिखते हैं, जैसे सूर्य के एक कलर का। और जो कम गर्म होगा यानी कम तापमान होगा, जिसका कम तापमान पे, तो वो लाल रंग के दिखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा नहीं है? जूट एक पादप रेशा है, फ्लैक्स भी एक पादप रेशा है, कपास भी एक पादप रेशा है, जबकि नायलॉन एक सिंथेटिक रेशा है। इसे बनाया गया है, रसायनों के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। निमोनिया
फेफड़े को प्रभावित करता है? ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, निमोनिया निमोनी एक स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया, इसको स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया होता है, जिसमें मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, भारत में किसे वित्तीय बजट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होती है? वित्तीय बजट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्टर के पास होती है, जो कि इस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। जो कि संसद में क्या होता है, वित्त मंत्री क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक सरकार की आय व्यय योजनाएं और नीतियां सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार नहीं है? ऑक्सीजन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। ग्लोबल ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक गैस होती है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक एक कार्बोहाइड्रेट से, जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, जो कि पौधे को आकार, मजबूती और उसको संरचना प्रदान करती है। तो पादप कोशिका भित्ति प्लांट सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? पूछा, इनमें से भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? तो यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत के 7 पड़ोसी देश और 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमा करते हैं, और दो देश हैं जो कि समुद्री सीमा है, जलीय सीमा लगती है भारत से। तो 7 कौन कौन से हैं? एक है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल है, भूटान है, और भूटान के बाद बांग्लादेश है, और फिर म्यांमार। 2 2 4 1 2 3 4 5 6 7 और दो जलीय कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के, असम में कहाँ पे है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। नदी के मध्य में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछा है। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राजधानी तो बुडापेस्ट होती है, जबकि राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिन होता है। हंगेरियन फोरिन। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताना है। स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश 1953 में बना था, भाषाई आधार पर 1953 में बना था। इसके लिए पोटी श्री रामलू ने आमरण अनशन किया था। तो 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश, इसके लिए श्री रामलू ने अनशन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड किसकी पुस्तक है? पावर्स ऑफ द माइंड स्वामी विवेकानंद की है। कर्मयोग, राजयोग इन्हीं की पुस्तक है। तो स्वामी विवेक का पावर्स ऑफ द माइंड स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। यूएनएफसीसीसी का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? इसका फुल फॉर्म बताना है। तो यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफ
ट्रिपल सी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। इसकी स्थापना 1998 में रियो सम्मेलन में। नेक्स्ट है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की बात करें तो 1894 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पूछा है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है लुसाने। साने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। साने स्विट्जरलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना सन 1894 में की गई थी। तो ये रहे 15, ये रहे टोटल 40 प्रश्न दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 15 अक्टूबर 2022 के प्रश्न।